हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 24 अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। गाइस, आपकी टॉपिक से रिलेटेड एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए यहां पर टॉपिक्स को स्टैटिक पोर्शन यानी कि जनरल स्टडीज के साथ लिंक करते हुए कवर करवाया जाता है, जिससे कि आपकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन जो है वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग होती है। तो अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को हम लोग कवर करते हैं। इवन काफी सारी मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को कवर किया जाता है, राइट। एंड प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर न्यूज को कवर करते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में न्यूज यहां पर कवर की जाती है। एंड गाइस, जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग न्यूज को भी कवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड गाइस, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि अगर आपको गारंटीड सिलेक्शन चाहिए एग्जामिनेशन में, तो ये जो लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, इन लेक्चर्स को आपको रेगुलरली देखना है और जितने भी इंस्ट्रक्शंस मैं लेक्चर के दौरान आपको प्रोवाइड कराता हूं उसको आपको रिलीजियसली, रेगुलरली और ईमानदारी से फॉलो करना है हर एक चीज को, तभी जाकर गारंटीड सिलेक्शन आपको मिलेगा। एंड गाइस, गारंटीड सिलेक्शन की जो बात है, मैं ये ऐसी दूसरों की तरह हवाबाजी में नहीं करता हूं। इसके बकायदा मैं आपको प्रूफ्स भी प्रोवाइड कराता हूं अपने स्टूडेंट्स को। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन पर आपको वीडियो मिल जाएंगे, उन वीडियोस को देखकर आप प्रूफ जो है वो देख सकते हैं कि जो भी टॉपिक्स मैं आपके रेगुलरली कवर कराता हूं, आप खुद देख सकते हैं कि उन टॉपिक्स में से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। एंड सेकेंडली गाइज, आई हाईली रिकमेंड यू कि आप मंथली पीडीएफ पेड पैकेज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस पेड पैकेज को ज्वाइन करेंगे तभी जाकर इन लेक्चर्स का पूरा लाभ आपको मिलेगा। एंड इस पेड पैकेज की फीस भी काफी नॉमिनल है, मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ। पूरे महीने का जो चार्ज है, जो फीस है, वो सिर्फ 100 रुपए है। एंड लाभ कैसे मिलेगा आपको, तो वो मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए गाइज, आपको सिर्फ रेगुलर बेसिस पर जो मैं लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहा हूं, सिर्फ उनको देखना है। आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन लेक्चर को देखने के ऊपर होना चाहिए। आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है हैंड रिटन नोट्स बनाने में, क्योंकि अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाओगे तो उसमें आपका काफी सारा टाइम जो है वो चला जाएगा। और करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जो कि रेगुलर बेसिस पर आती है, राइट। तो आपका रेगुलर बेसिस पर एक तो नोट्स बनाने का टाइम बच जाता है, आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं जनरल स्टडीज के टॉपिक्स पढ़ने में, मैं जो टास्क देता हूं वो करने में, मैं जो होमवर्क देता हूं वो करने में। इसके अलावा ऑप्शनल की आप तैयारी कर सकते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं लास्ट में, कि एक क्वेश्चन देता हूं आपको रेगुलरली। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपका टाइम यहां पर बचता है, राइट। और दूसरी चीज, आपके पास रेडी टू रीड मटेरियल अवेलेबल रहता है। अब देखो, आपको सुबह लेक्चर देखना होता है, रात में आपको सोने से पहले मैं लेक्चर्स के नोट्स आप तक प्रोवाइड करा देता हूं। तो आप सोने से पहले लेक्चर्स के ये नोट्स पढ़ते हैं, तो आपका क्या हुआ, पहली बार रिवीजन हो गया, फर्स्ट टाइम रिवीजन हो गया। इसके अलावा मैं आपको हर संडे को एक कंपाइलेशन देता हूं, पिछले हफ्ते में जितनी भी न्यूज आती है, जितनी भी न्यूज कवर्ड रहती है, जितने भी लेक्चर्स आप देखते हो, उसका एक सिंगल कंपाइलेशन आपको मिलता है, यानी कि एक ही पीडीएफ में पूरे हफ्ते की न्यूज कवर्ड रहती है। तो आपको दूसरी बार मैं पुश करता हूं कि रिवाइज करो, तो यह हो गया आपका दूसरा रिवीजन। और ऐसे ही मैं आपको मंथली मैगजीन प्रोवाइड कराता हूं, जिसमें कि आप तीसरी बार जो है वो रिवीजन करते हैं, राइट। तो अगर आपने एक टॉपिक को 3 बार रिवाइज कर लिया तो मेंस में बैठने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। एंड मुझसे बेहतर आप खुद ही जानते हैं कि रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एग्जामिनेशन में, राइट। इसके अलावा इतना ही नहीं मिलता आपको इस पेड पैकेज में, मैं आपको मंथ के एंड में मिनिमम 150 क्वेश्चंस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न के ऊपर बेस प्रोवाइड कराता हूं। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपने पूरे महीने तक, यानी कि ये क्वेश्चन उन टॉपिक से बनते हैं जो आपने पूरे महीने तक कवर किए हैं, पढ़े हैं, राइट, जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, राइट। तो इससे क्या होता है, आपकी एक बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाती है, जिससे कि आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, राइट। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी और इस तरीके की प्रैक्टिस जो है वो मैं आपको इस पेड पैकेज में कराता हूं, जिसकी फीस मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ की है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन पर चेक कर सकते हैं कि कैसे आपको इस पेड कोर्स को जो है वो ज्वाइन करना है। एंड गाइज, आप पहले लेक्चर देखिएगा, अगर आप नए आए हैं तो पहले लेक्चर देख लीजिए। अगर मैं जो आपको समझा रहा हूं वो अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। और सेम नाम से टेलीग्राम पर भी एक चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप मेरे नाम कमलाक्ष झा को सर्च करके मुझे ऐड भी कर सकते हैं। सो चलिए गाइस, पेपर 1 की पहली न्यूज से डिस्कस करना शुरू करते हैं। यहां पर बात हो रही है आजाद हिंद गवर्नमेंट के बारे में, आजाद हिंद सरकार के बारे में। 77th एनिवर्सरी हम लोग को आजाद हिंद सरकार के गठन की देखने को मिली है 21 अक्टूबर 2020 को। आजाद हिंद सरकार के बारे में कुछ डेटा जानते हैं जो कि डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहली चीज तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आप याद रखना,
इन्होंने घोषणा करी थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ आजाद हिंद की, आजाद हिंद सरकार की घोषणा इनके द्वारा की गई थी 1943 में सिंगापुर में। याद रखना, सिंगापुर में घोषणा की गई थी इसकी, आजाद हिंद सरकार के एस्टैब्लिशमेंट की। इसको अर्जी हुकूमत ए आजाद हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इसको एक्सिस पावर का सपोर्ट था। आपको पता होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर एक्सिस पावर और एलाइड पावर्स हम लोग को देखने को मिलती थी। तो एक्सिस पावर जिसमें इंपीरियल जापान, नाजी जर्मनी, इटालियन सोशल रिपब्लिक और उनके एलाइज मौजूद थे, राइट। तो एक्सिस पावर याद रखना, इस गवर्नमेंट को सपोर्ट किया जाता था एक्सिस पावर के द्वारा, राइट। और साथ ही साथ ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है गाइस, इसका गठन हुआ था जापान के ऑक्यूपाइड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। अच्छा, यहां पर दो इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखना। एक तो आपको पता लग गया कि इसका गठन जो है, इसका फॉर्मेशन जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे भी हुआ था। अब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में एक चीज ये भी याद रखना कि ये जो आइलैंड है इस पर जापान का भी कब्जा था कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। क्योंकि कभी कभी क्या पता आपसे ये आजाद हिंद गवर्नमेंट के बारे में ना पूछे, ये वाली चीज उठाकर पूछ ले आपसे, राइट। क्योंकि डायरेक्टली तो आपसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, सिविल सर्विसेज के अंदर थोड़े बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपकी अवेयरनेस इतनी होनी चाहिए कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर जापान का भी एक समय पर कब्जा था, ये आपको याद रखना थोड़ा सा, ठीक है, यहां तक बात। उसके बाद 1945 में दोबारा से रीऑक्यूपाई कर लिया था ब्रिटिशर्स ने इस आइलैंड को, यानी कि दोबारा से ब्रिटिशर्स का कब्जा इस आइलैंड पर हम लोग को अगेन देखने को मिल गया था। इसके अलावा इस सरकार को क्यों सेटअप किया गया था, इसकी स्थापना क्यों की गई थी, तो सुभाष चंद्र बोस जी को गाइस कन्विंस थे ये, इनको ये लग रहा था कि एक लौता तरीका है इंडिया को आजादी दिलवाने का, वो आर्म्ड स्ट्रगल है, सशस्त्र संघर्ष है, इकलौता ऐसा तरीका इंडिया को आजादी दिलवाने का। साथ ही साथ इसने यानी कि जो गवर्नमेंट का जो सेटअप हुआ था, तो इसने काफी सारे जो इंडियंस हैं, जो कि हम लोग को मलेशिया जो उस समय मलाया के नाम से जानी जाती थी, म्यांमार जो उस समय बर्मा के नाम से जानी जाती थी, तो वहां पर हजारों की संख्या में जो सिविल वॉलंटियर्स थे, इंडियंस जो थे, प्रवासी भारतीय जो हम लोग को देखने को मिलते थे हजारों की संख्या में, और काफी सारे वहां पर एक्स प्रिजनर्स वगैरह भी मौजूद थे, यानी कि कैदी वगैरह भी, पूर्व कैदी भी हम लोग को देखने को मिल रहे थे। तो इनको काफी ज्यादा जो है वो इस गवर्नमेंट सेटअप ने प्रोत्साहित किया था, मोटिवेट किया था कि इंडिया को आजादी मिलेगी, राइट। तो ये वाली चीज भी, इसके बारे में आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा कुछ की फीचर्स की हम लोग बात करें, प्रमुख विशेषताओं की अगर बात करें, तो आजाद हिंद गवर्नमेंट जो है गाइस, उसकी खुद की कोर्ट थी, उसका सिविल कोड था और करेंसी थी। तो ये वाली चीज याद रखना, न्यायालय, आजाद हिंद सरकार का खुद का अपना न्यायालय था, नागरिक संहिता थी और मुद्रा, करेंसी भी खुद की थी। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रहनी चाहिए, प्रीलिम्स में डायरेक्टली आ जाती है। और इसकी प्रोविंशियल कैपिटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पोर्ट ब्लेयर में हम लोग को देखने को मिली थी, और कैपिटल इन एग्जाइल जो है वो रंगून और सिंगापुर में हम लोग को देखने को मिली थी, राइट। तो इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए थोड़ी सी, बस एक बेसिक आइडिया। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो थी आजाद हिंद सरकार की, जो हम लोग को देखने को मिली थी, तो उसमें कौन कौन मेंबर्स मौजूद थे। तो सुभाष चंद्र बोस जी हेड ऑफ स्टेट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, और मिनिस्टर फॉर वॉर एंड फॉरेन अफेयर्स ये हम लोग को देखने को मिले थे, इस पोजीशन पर थे ये। कैप्टन लक्ष्मी जी जो थी वो वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन की हेड थी। S.A. अय्यर जी जो थे वो पब्लिसिटी एंड प्रोपेगेंडा विंग के हेड थे। और राज बिहारी बोस जी की हम लोग बात करें तो ये सुप्रीम एडवाइजर के पद पर हम लोग को इस गवर्नमेंट में देखने को मिली थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, राइट। इसके अलावा ये सरकार खत्म कैसे हो, यानी कि एंड कैसे हुआ इस सरकार का, तो देखो सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु हो गई थी। हालांकि इनकी जो डेथ है वो काफी मिस्टीरियस है, आप भी जानते हो उसके बारे में, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, राइट। तो उनकी डेथ ने ही आजाद हिंद मूवमेंट जो है उसका एंड कर दिया था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, जब उसका खत्म हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में, तो उस समय एक्सिस पावर जो है वो डिफीट हो गई थी, यानी कि हार गई थी एक्सिस पावर, राइट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। और मैंने आपको क्या बताया था कि एक्सिस पावर जो है वो इसको सपोर्ट किया करती थी। तो ये भी एक कारण है जिसके बारे में बस आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनसे रिलेटेड प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट। तो जिसका एक आइडिया आप अच्छा रखिएगा, ठीक है। तो पेपर 1 से रिलेटेड आज सिर्फ एक ही टॉपिक था, नाउ हम लोग पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब गाइस यहां पर बात हो रही है इन्फोडेमिक के बारे में। याद रखिएगा, इन्फोडेमिक का मतलब होता है टू मच इंफॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारी, इंफॉर्मेशन बहुत सारी, राइट, जिसमें फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन भी मौजूद होती है, जो कि सोशल मीडिया में हम लोग को देखने को मिलती है। अब देखो यहां पर बहुत सारी जगहों पर गलत बताया जा रहा है, गलत पढ़ाया जा रहा है इन्फोडेमिक्स के मीनिंग के बारे में। आप याद रखना, इन्फोडेमिक्स का मीनिंग जो है वो फेक इंफॉर्मेशन नहीं अबाउट कोरोना वायरस। इसका मतलब है एग्जैक्टली टू मच इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन कोरोना वायरस के बारे में, और ना ही सिर्फ कोरोना वायरस के बारे में, पेंडेमिक के बारे में। इन्फोडेमिक, डेमिक जो आया है वो पेंडेमिक से आया है, तो पेंडेमिक की इंफॉर्मेशन और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जब पेंडेमिक के बारे में आती है तो उसको अपन इन्फोडेमिक कहते हैं,
राइट। इसमें बहुत सारी जगह पर गलत ये बताया जा रहा है कि इंफोडेमिक का मतलब होता है कोरोना वायरस की गलत इंफॉर्मेशन। नहीं, कोरोना वायरस के बारे में फेक इंफॉर्मेशन इसमें शामिल होती है। इंफोडेमिक का मतलब होता है बहुत सारी इंफॉर्मेशन, उस बहुत सारी इंफॉर्मेशन में कुछ हिस्सा जो होगा वो फेक न्यूज का भी हम लोग को देखने को मिलेगा। बट इसका जो ट्रू मीनिंग है, एग्जैक्ट मीनिंग है, वो है टू मच इंफॉर्मेशन। याद रखना ये वाली बात, क्योंकि यहीं पर सिविल सर्विसेज इस प्रकार से आप लोग को उलझा देती है, राइट। और चिंताएं वाली बात क्या है गाइस इंफोडेमिक से रिलेटेड आज की डेट में? तो बताया जा रहा है कि इससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, अल्टीमेट मिसट्रस्ट गवर्नमेंट के टुवर्ड्स जो है वो डेवलप होता है, पब्लिक हेल्थ रिस्पांस के टुवर्ड्स डेवलप होता है। क्योंकि अपन देख ही रहे हैं इतने समय पर पब्लिक, देखो जनरल जो पब्लिक है, कॉमन मैन है, उसको क्या चाहिए इंफॉर्मेशन? उसको तो ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि हाँ भाई अब बन गई वैक्सीन, इसका सक्सेसफुल टेस्ट कंडक्ट हो गया, अब ये वैक्सीन लोगों को मिल जाएगी जिससे कि लोगों की जान बच सकेगी, लोगों को कोरोना वायरस नहीं होगा, राइट। लोग जो है वो कोरोना वायरस से लड़ पाएंगे, राइट। तो लोगों को ये इंफॉर्मेशन चाहिए, बट लोगों के सामने क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? ये वायरस के अंदर ये एक चीज मिल गई, ये ऐसी हो गया, वैसा हो गया, मतलब फलाना कितनी अपन ने कितनी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कोरोना वायरस के बारे में पढ़ी। तो टू मच इंफॉर्मेशन समटाइम्स जो है वो सरकार के टुवर्ड्स जो है वो मिसट्रस्ट क्रिएट कर देती है, क्योंकि लोगों को लगता नहीं कि अरे यार ये तो फिर मतलब ऐसी स्ट्रेच कर रहे हैं, चीजों को बताते जा रहे हैं फालतू की चीजें, हमें जो चीज चाहिए उसके बारे में पता नहीं लग रहा है, राइट। तो इसके कारण कंफ्यूजन भी बहुत सारी हो जाती है, राइट। एक तो साइंटिस्ट रिसर्चर्स इतनी सारी रिसर्च कर रहे हैं, बट ये सब जो रिसर्च है वो एकेडमिक्स पब्लिकेशन के अंदर हो तो समझ में आता है, बट ये पब्लिकली पूरी इस तरीके से जब सामने आ रही है तो लोगों का जो ट्रस्ट है सरकार के टुवर्ड्स वो भी थोड़ा सा डिमिनिश होता हुआ जा रहा है। लग रहा है लोगों की यार ये नई नई चीजें जो है वो बताते जा रहे हैं, बट इसका इलाज कैसे होगा उसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं आ रही है। फालतू की चीजें आ रही हैं जो लोगों को जिससे कोई मतलब नहीं होता, राइट। तो वो वाली चीज है, तो ये चिंताएं वाली बात है। और इसके अलावा इसी बीच जो फेक इंफॉर्मेशन है उसकी बड़ी चिंता वाली बात है। फेक इंफॉर्मेशन के चलते लोग बाग जो है अपने टेस्ट वगैरह भी नहीं करा रहे हैं, राइट। लोग बाग हॉस्पिटल में जाने से डर रहे हैं। बट देखो कहीं ना कहीं ये वाली बात तो मैं भी कहूंगा कि लोगों का जो डर है हॉस्पिटल में जाने का वो बिल्कुल सही भी है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में भी इस प्रकार की हरकतें ऐसी देखने को मिली है कि कोरोना वायरस पेशेंट्स को सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा। और सबसे खराब बात तो ये लगी है कि चलता फिरता आदमी जो है, यानी कि उसको कोरोना वायरस नहीं भी हुआ था तो भी उसको जो है वो मार दिया गया। और ऐसी कुछ वीडियोस वगैरह भी आए थे, और ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सच भी थी ये वाली बात कि जो डॉक्टर्स वगैरह है वो किडनी वगैरह और ऑर्गन्स वगैरह जो है इसका भी बिजनेस हो रहा है हम लोग को, इलीगल बिजनेस। तो ऐसी चीज भी बहुत ही घटिया टाइप की नजर आ रही है कि मतलब इंसान की जान की कीमत नहीं है, सिर्फ को लोगों को बस सिर्फ पैसा चाहिए। अब वो जमाना चला गया यार, वाकई पता है इंसानियत वाला आज की डेट में बिल्कुल जमाना, बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो कि सही तरीके से जो है वो इलाज। यार मैं अपना खुद का ही आपको केस बताता हूँ। मेरा जो ट्रीटमेंट यानी कि जो डायग्नोसिस जो हुआ था ना मेरी परेशानी का, मेरे को एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्रॉनिक डिजीज है। तो मैं गया था 2008 में, मेरा डायग्नोसिस हुआ था, पता लग गया था मुझे कि ये परेशानी है मुझे। और उसी मतलब जिस डॉक्टर ने इस डायग्नोस किया था मेरी प्रॉब्लम का, उस डॉक्टर से मैं दोबारा 2014 में मिला था। 2008 में डायग्नोस हो चुका था मेरा, उसमें मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था बट कुछ फर्क पड़ नहीं रहा था। 2014 में मेरी ऐसी कंडीशन आई थी कि मैं टोटली बेड पे हो गया था। मतलब मुझे हिलने में भी बहुत दर्द होता था, इतना दर्द की मतलब बहुत ही खराब स्थिति हो गई थी। हालांकि स्थिति तो अभी भी खराब है वैसे दर्द में, बट फिर भी उस समय तो ऐसा हो गया था बिल्कुल बेड में, मतलब कि मैं उठ नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा, हालत खराब पूरी। तो जैसे जैसे करके वो डॉक्टर से मिला, फिर मैं वहां पे गया उनके पास, उनके कैबिन में। बहुत बड़े डॉक्टर थे वो, और बकायदा सूसा था उनके डॉक्टर। 1 घंटे बाद तो वो मिले मुझे, बहुत भीड़ लगी हुई थी, लाइन वगैरह लगी हुई थी। अंदर गए उनके कैबिन में तो 3-4 उनके जूनियर डॉक्टर्स जो है वो खड़े हुए थे उनके आजू बाजू, वो बीच में बिल्कुल बैठे हुए थे इस टाइम में एकदम। मैं गया, मैंने बताया कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है और आपने ये डायग्नोज किया था, और सर मेरी पेन में बहुत हालत खराब है, मुझे प्लीज कुछ दे दो। एक तो इतनी महंगी फीस दी, और वहां पे सिर्फ मैंने इतना बोला जाकर, वो मुझे बोलता डॉक्टर कि अभी जो खा रहे हो आप ये दवाइयाँ यही चलने दो, क्योंकि यही दवाई चलेगी आपकी। मैंने कहा सर इसमें तो मेरा कुछ हो नहीं पा रहा, प्लीज कुछ दे दो सर, कुछ ऐसी दवाई दे दो जिससे दर्द मेरा खत्म हो जाए। बोलते कि एक काम करो आप मार्स चले जाओ, मतलब मंगल ग्रह। मुझे बोलता वो डॉक्टर कि मंगल ग्रह चले जाओ आप। मैंने वो फाइल बंद करी, मैं वापस आ गया। मैंने कहा कि क्या इंसानियत है यार आज की डेट में। मतलब एक डॉक्टर अपने जो भी पेशेंट उसके पास आ रहे, तो शर्म भी नहीं आ रही, फीस ले रहे हो, फीस लेने के बाद भी सही ट्रीटमेंट दे नहीं रहे। भाई फीस मत लो, फिर इतनी महंगी फीस क्यों लेते हो। फिर वापस आ गया, मैं क्या करता। और फिर उसके बाद फिर दिल्ली मुंबई के चक्कर लगाए, तब जाकर एक ट्रीटमेंट मिला, बट फिर भी वो भी ट्रीटमेंट के बाद भी कोई इसका तो है ही नहीं है। अब अभी है, अभी 1-2 चीजें चल रही हैं, अब होपफुली शायद थोड़ा ठीक हो जाऊं मैं, बस प्रे कर लेना थोड़ी सी ठीक होने के लिए। बट बाकी बहुत बुरा लगा था उस समय देखकर कि पर्सनली यार ऐसी चीज हुई। और मैं तो कुछ भी नहीं यार, मेरा तो एग्जाम्पल कुछ भी नहीं है। आप लोग भी अपने आसपास देखते होंगे ऐसे ऐसे केसेस, आप सुनते होंगे कि आपका भी दिमाग खराब हो जाता था कि क्या चल रहा है यार ये। तो इसलिए इन्हीं सब चीजों का मोटिवेशन लो,
और कलेक्टर बनो कि जिससे कि इन सब ऐसे जो अनएथिकल प्रैक्टिस जो लोग करते हैं, इस प्रकार की हरकतें करते हैं, तो उनको रोको आप और उनके ऊपर कार्रवाई करो इस तरह की हरकत करने के लिए। चलो एनीवेज, तो ये चीज़ है। तो आपको पता ही है गाइस कि अपन तो इन्फोटेमिक वाले टॉपिक पे थे, तो ये सब चीज़ें बताना कभी कभी लगता है कि आपको ग्राउंड रियलिटी के बारे में भी पता होना चाहिए, तो इसलिए मैं कुछ एग्जांपल ऐसे देता हूँ। तो इन्फोटेमिक गाइस यानी कि टू मच इन्फॉर्मेशन, ये आपने देख लिया और इससे बड़ी प्रॉब्लम्स भी जो है वो क्रिएट होती हैं। इसके अलावा ये न्यूज में क्यों था, तो सौम्या स्वामीनाथन जी जो चीफ साइंटिस्ट हम लोग को WHO की देखने को मिलती है, इन्होंने कहा है कि इन्फोडेमिक को मैनेज करना एक बहुत ही सीरियस चैलेंज है आज के समय पर, कोरोना वायरस पेंडेमिक के समय पर। तो ये चीज जो है वो इनके द्वारा कही गई थी, तो इसलिए ये इन्फोडेमिक वाला टर्म सामने आया था। तो ये इन्फोडेमिक के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। टर्म्स वगैरह कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की यहां पर बात हो रही है, जिला विकास परिषद की यहां पर बात हो रही है। तो गाइस सेंटर ने 17 अक्टूबर को अमेंड किया जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 को और सेटअप किया डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। देखो आपको तो पहले तो नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला विकास परिषद। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट हम लोग को देखने को मिलती है JNK में, तो उनके डेवलपमेंट की एक काउंसिल है, राइट, उनको डेवलप करने की काउंसिल है, राइट। और ये जो कानून है ये लाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। और थोड़ी सी बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और उसकी फंक्शनिंग्स के बारे में। तो इसने रिप्लेस किया था डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड्स को। सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की जगह अब हम लोग को डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स देखने को मिल रहा है। और ये प्रिपेयर करेंगे और अप्रूव करेंगे डिस्ट्रिक्ट प्लान्स को, यानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी डेवलपमेंटल प्लान्स वगैरह होते हैं उनको अप्रूव किया जाएगा इस काउंसिल के द्वारा और प्रिपेयर करेंगे ये प्लान्स वगैरह, प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी अप्रूव करेंगे, यानी कि किस पर्टिकुलर जगह पर कितना खर्चा होना है, किस प्रोजेक्ट पे कितना खर्चा होना है, तो उस प्रोजेक्ट के खर्चे का भी, एक्सपेंडिचर का भी अप्रूवल इन्हीं के द्वारा दिया जाएगा। इस काउंसिल का टेन्योर 5 सालों का हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये काउंसिल जो है इसकी मीटिंग हर एक साल में 4 बार हम लोग को देखने को मिलेगी, यानी कि क्वार्टरली एक मीटिंग इसकी कंडक्ट की जाएगी, हर 3 महीने में एक मीटिंग होनी चाहिए। तो एक साल में 4 बार ये मीटिंग कंडक्ट करेगी काउंसिल। इस काउंसिल के अंदर 14 इलेक्टेड मेंबर्स हम लोग को हर एक डिस्ट्रिक्ट के देखने को मिलेंगे, जो कि रूरल एरियाज, गांव क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेंगे। साथ ही साथ MLA भी हम लोग को देखने को मिलेंगे, सभी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही, राइट। इसके अलावा इलेक्टोरल प्रोसेस जो है इसके अंदर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वुमेन का भी रिजर्वेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर यानी कि एडिशनल DC जो होंगे डिस्ट्रिक्ट के, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर हम लोग को देखने को मिलेंगे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के। और साथ ही साथ कौन इस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर MLA वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट। और जो दूसरे रिप्रेजेंटेटिव हम लोग को रूरल एरियाज के देखने को मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग ही जो है वो इनको इलेक्ट करेंगे। तो डायरेक्टली जो वोटर्स होते हैं इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वो ही इनको इलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए, इसके बारे में एक बेसिक आइडिया, बेसिक इंफॉर्मेशन। अब इस न्यूज की बात करें तो 16 अक्टूबर 2020 को 75वीं वर्षगांठ 75th एनिवर्सरी हम लोग को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की देखने को मिली थी। तो इसलिए अब ये टॉपिक हम लोग देखेंगे FAO का, राइट, थोड़ा सा। और इसी अवसर पर इंडिया ने कोमेमोरेटिव कॉइन, स्मारक सिक्का जो है वो 75 रुपए का रिलीज किया था। अब गाइस याद रखना, ये जो स्मारक सिक्के होते हैं ना, कोमेमोरेटिव कॉइन्स, तो ये या तो मेमोरी के लिए जो है वो रिलीज किए जाते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज की मेमोरी के लिए, या किसी ओकेशन पर ये रिलीज किए जाते हैं किसी को सम्मानित करते हुए, राइट। तो ये जो कॉइन्स होते हैं कोमेमोरेटिव कॉइन्स, ये लीगल टेंडर नहीं होते, यानी कि आप इसको जो है वो मार्केट में चला नहीं सकते हो। इस कॉइन को ले जाकर आप 75 रुपए का सामान नहीं खरीद सकते हो, राइट। तो ये मार्केट में चलेगा नहीं क्योंकि ये लीगल टेंडर नहीं है, ठीक है। बट ये स्मारक सिक्के होते हैं, मेमोरी के तौर पर हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो 75 रुपए का जो है वो स्मारक सिक्का, कोमेमोरेटिव कॉइन जो है वो रिलीज किया इंडिया के द्वारा। और इंडिया और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया ऐतिहासिक संबंध रखता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, हिस्टोरिकली एसोसिएटेड है इंडिया FAO के साथ। इंडियन सिविल सर्विसेज ऑफिसर डॉक्टर विनय रंजन सेन, ये DG रह चुके हैं 1956 से लेकर 1967 के पीरियड में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के। इसके अलावा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वो भी इसी समय पर ही एस्टैब्लिश किया गया था और इस प्रोग्राम को नोबेल पीस प्राइज 2020 भी मिला है, राइट, अभी एट प्रेजेंट वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। और इंडिया ने प्रपोजल रखा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस का 2016 में। ये जो 2016 में दलहन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है वो इसकी घोषणा जो है वो इंडिया ने करी थी, प्रपोजल रखा था बेसिकली इंडिया ने कि 2016 जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस होना चाहिए और 2023 जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स होना चाहिए। तो याद रखना 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स और 2016 इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस, इसका प्रपोजल भी FAO के सामने इंडिया के द्वारा रखा गया था और FAO ने इसका समर्थन किया था, राइट। तो ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। FAO के बारे में बात करेंगे तो ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की, यूनाइटेड नेशन की,
और जो कि इंटरनेशनल एफर्ट्स जो है वो लीड करती है हंगर को डिफीट करने के लिए, भूखमरी को खत्म करने के लिए ये कार्य करती है FAO, राइट। पूरी दुनिया भर में से हंगर जो है, भूखमरी की जो प्रॉब्लम्स है वो एलिमिनेट हो, तो इस पर इसका कार्य हम लोग को देखने को मिलता है। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। इसका फाउंडेशन 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था। याद रखिए, कभी कभी स्टेट सिविल सर्विस में डायरेक्टली डेट पूछ ली जाती है। इवन यूपीएससी के अंदर भी आप लोग को पता होना चाहिए कि डायरेक्टली ये चीज पूछ ली जाती है कि मतलब इसको जो है वो आप अरेंज करो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो याद रखना 1945 के पीरियड में FAO एस्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। गोल क्या है FAO का कि फूड सिक्योरिटी को अचीव करना सभी जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि कहीं पर भी कोई भी इंसान जो है वो भूखमरी के कारण मरे ना, उसकी मृत्यु ना है, कोई भी इंसान रात में खाली पेट जो है वो ना सोए, सभी को पर्याप्त खाना मिले। तो फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने को लेकर ये इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग को देखने को मिलता है। लोगों को रेगुलर एक्सेस जो है वो मिल सके खाने का, ये इंश्योर करती है ये। और मतलब क्वालिटी फूड जो है वो, हाई क्वालिटी फूड जो है वो लोगों को मिल सके, जिसके चलते लोग अपनी हेल्दी लाइफ जो है वो बरकरार रख सकें, राइट। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और प्रोग्राम्स हम लोग को FAO के देखने को मिलते हैं। एक ग्लोबल रिपोर्ट हम लोग को फूड क्राइसिस की ये रिलीज करती है। हर 2 सालों में FAO पब्लिश करती है स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट। FAO और WHO ने क्रिएट किया है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन 1961 में, जिसके चलते इन्होंने डेवलप किए हैं फूड स्टैंडर्ड्स, फूड गाइडलाइंस और फूड टेक्स्ट वगैरह, यानी कि फूड से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह, राइट। 1996 में FAO ने ऑर्गेनाइज किया था वर्ल्ड फूड समिट को, और ये समिट जो है जब कंक्लूड हुई थी तो उस समय रोम डिक्लेरेशन साइन किया गया था, राइट। और रोम डिक्लेरेशन ने एस्टैब्लिश किए थे गोल्स की 2015 तक, जो उस समय 1996 में जो स्थिति थी, जिस समय भूखमरी की जो प्रॉब्लम्स थी, तो भूखमरी के जो शिकार थे 1996 में, तो वो जितना जो शिकार थे, जो लोग, जैसे मान के चलते हैं कि 100 लोग जो है वो पूरे दुनिया भर में भूखमरी का हिस्सा बन रहा है, यानी कि भूखमरी के कारण पीड़ित हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो 2015 तक आते आते ये 50 हो जाना चाहिए आंकड़ा, तो आधा करना है, ठीक है। तो ये एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूं, उसको बिल्कुल कंसीडर मत करना, ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पर कि आधा करना है। जितने लोग जो 1996 में भूखमरी के शिकार थे, वो 2015 तक हम लोग ये कर लें कि आधे लोगों को जो है वो फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके, राइट, उनमें से। और 2004 में राइट टू फूड गाइडलाइंस जो है वो अडॉप्ट की गई थी, और ये जो गाइडलाइंस है गाइस, ये स्टेट्स को प्रोवाइड की जाती है कि स्टेट जो है वो किस प्रकार से अपने रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसी जो है वो डेवलप करें, जिसके चलते राइट टू फूड जो है वो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो सके, यानी कि लोगों को फूड सिक्योरिटी जो है वो स्टेट्स वगैरह में मिल सके, राइट। इसके अलावा FAO ने क्रिएट किया है इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन, या फिर IPPC को 1952 में। और साथ ही साथ FAO जो है गाइस, ये इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, जिसको अपन प्लांट ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं, तो इसको भी 2004 में इसने लागू किया था, 29 जून 2004 में। और ग्लोबल इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम GIAHS, ये इनिशिएटिव जो हम लोग को देखने को मिला था, ये 2002 में आया था वर्ल्ड समिट के दौरान, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम लोग को देखने को मिली थी जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। तो यहां पर ये लाया गया था ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, राइट। तो ये कुछ इनिशिएटिव है, कुछ प्रोग्राम्स है जो कि FAO की तरफ से हम लोग को देखने को मिले। कभी कभी डायरेक्ट ऐसा आ जाता है कि ये फलाना, जैसे रोम डिक्लेरेशन है, तो रोम डिक्लेरेशन जो है वो मतलब किसके कारण से हम लोग को देखने को मिला था, FAO के कारण देखने को मिला था। FAO ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, या फिर रोम डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, तो हंगर से रिलेटेड, हंगर एलिमिनेट करने से रिलेटेड, तो ऐसी कुछ चीजें आ जाती हैं कभी कभी। तो इसके बारे में बस एक बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको, राइट, कि ये सब चीजें हैं, राइट। मतलब एक बार आप पढ़ लोगे, 2-3 बार रीड कर लोगे, तो वो दिमाग में आपके रहेगा और वो एग्जाम के समय पे क्लिक कर जाएगा, आप रिलेट कर पाओगे, क्योंकि इसमें इतना डिटेल में पुरानी चीजें इतनी ज्यादा नहीं पूछी जाती हैं इन सब चीजों से रिलेटेड, बट फिर भी एक जनरल आपको आइडिया होना चाहिए कि रीडिंग के लिए ये सफिशिएंट है कि 2-3 बार आप बस रीड कर लो, कि जब भी ये टॉपिक आप रिवाइज करो तो 2-1 बार रीड कर लो, दैट इज सफिशिएंट इनफ, ठीक है। तो पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर बात करेंगे कोवी रैप के बारे में। कोवी रैप से रिलेटेड सिर्फ आपसे यही पूछा जाएगा कि ये है क्या, तो आपको याद रखना है कि कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने की एक डायग्नोस्टिक मशीन हम लोग को देखने को मिल रही है। इस मशीन को IIT खड़गपुर के रिसर्चर्स के द्वारा डेवलप किया गया है। इस मशीन के बनने की जो कीमत है वो मात्र 5,000 से भी कम की बताई जा रही है, जो कि काफी सस्ती है। और पूरी टेस्टिंग प्रोसेस जो है वो मात्र 1 घंटे की है इसके अंदर, यानी कि 1 घंटे में पता लग जाएगा कि सामने वाले को कोरोना वायरस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने का ये डायग्नोस्टिक टूल, डायग्नोस्टिक मशीन हम लोग को देखने को मिल रही है। ये कैसे काम करती है, तो ये वाली चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी इन जनरल आप जान लो
सिंपल सी चीज आपको ये याद रखनी की, जैसे कि जो प्रेगनेंसी किट होती है, जैसे प्रेगनेंसी किट काम करती है, प्रेगनेंसी किट में लाइंस वगैरह आ जाती हैं हम लोग को देखने को मिलती है, तो वैसे ही इसमें कलर्स वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं, पेपर स्ट्रिप वगैरह होती है, राइट। पेपर स्ट्रिप्स में जो कलर्स वगैरह जब चेंज होते हैं तो उसके थ्रू पता लग जाता है कि सामने वाले को कोरोना वायरस है कि नहीं है। इसमें 3 मिक्सेस, मास्टर मिक्सेस दिए जाते हैं। इन 3 मिक्सेस में जब सैंपल्स डाला जाता है, और सैंपल्स कहां से लिए जाते हैं, तो नेजल स्वैब से, जो नाक के अंदर से जो सैंपल्स लिए जाते हैं ना उस टूल से, तो वो नेजल स्वैब से जो है वो सैंपल्स निकाल लिए जाते हैं और इस सैंपल को इस मिक्सेस के अंदर डाला जाता है। मिक्सेस में डालने के बाद वो स्ट्रिप पेपर जो है वो उस मिक्स में डुबाया जाता है, मतलब उसमें लगाया जाता है, तो उसके कलर वगैरह थोड़े चेंज होते हैं, और कलर वगैरह जब चेंज होते हैं तो उससे पता लग जाता है कि सामने वाले को कोरोना वायरस है कि नहीं है। अच्छा, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आरटी-पीसीआर की जो मशीन, जिनकी कीमत 25 लाख तक की हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, तो उससे कई ज्यादा ही अच्छी है, क्योंकि इसकी जो कीमत है वो मात्र 5,000 रुपए से भी कम की बताई जा रही है, राइट। तो यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव भी काफी ज्यादा ये है कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने के लिए। दूसरी चीज यहां पर बताया गया है कि इसकी जो किट की जो कॉस्ट होती है वो मात्र 500 रुपए की हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि इसमें जो ये कुछ चीजें हम लोग को जो नजर आ रही हैं, तो इसकी कॉस्ट भी मात्र 500 रुपए की ही है, राइट। जैसे कुछ कुछ सैंपल पेपर्स हो गए और ये सब चीजें 500 रुपए से कम की चीज, और उसमें बहुत महंगी हम लोग को देखने को मिलती है आरटीपीसीआर में भी, राइट। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि आरटीपीसीआर को ऑपरेट किया जाता है बायोलॉजिस्ट के द्वारा, यहाँ पर नॉर्मल ट्रेनिंग अगर किसी को करवा दी जाएगी तो वो भी ऑपरेट कर सकते हैं इस किट को। तो ये वाली चीज है, तो इसमें आपको बस बेसिक आइडिया ये वाला पता होना चाहिए। स्पेशली जो चीज आपसे पूछी जाएगी वो सिर्फ इससे रिलेटेड पूछी जाएगी, ठीक है। अब आगे की चर्चा करें। आईएनएस कावारती की यहां पर बात हो रही है। आईएनएस कावारती को हम लोगों ने शामिल कर लिया है इंडियन नेवी के अंदर। ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप हम लोग को देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं फोटो में, ये शिप है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप है ये, राइट। 90% इसका जो पार्ट है वो इंडिया में ही तैयार किया गया है, और 4 ऐसी हम लोग को बनानी थी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप प्रोजेक्ट 28 के तहत। प्रोजेक्ट 28 को कामोर्टा क्लास प्रोजेक्ट के नाम से भी या कॉर्वेट्स के नाम से भी जाना जाता है। प्रोजेक्ट 28 जो है इसको अप्रूवल मिल गया था 2003 में। इसमें 4 हम लोग को एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स बनानी थी, जिनमें से एक जो है वो हम लोग को ये देखने को मिल रही है, आईएनएस कावारती। इसके अलावा जो 3 और थी वो हम लोग को आईएनएस कामोर्टा, जो कि 2014 में हमने शामिल कर लिया था, आईएनएस कदमत जो 2016 में शामिल किया था, आईएनएस किल्टन जो हम लोगों ने 2017 में शामिल किया था। तो ये ऐसी 4 हम लोग को वॉरशिप्स तैयार करनी थी, एंटी सबमरीन वॉरशिप्स, और उनमें से चौथी नंबर पर ये हम लोग को आईएनएस कावारती देखने को मिल रही है, और जो कि इसको हमने शामिल कर लिया है। अब इस न्यूज में गाइस बात हो रही है एक रिपोर्ट के बारे में। रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020। आप देख सकते हैं यहां पर बताया जा रहा है कि पूरे दुनिया भर में, देखो नाम से ही आप लोग को एग्जैक्टली तो एक चीज समझ में आ गई होगी कि ये एयर क्वालिटी के बारे में ये रिपोर्ट हमें बताएगी। तो इस रिपोर्ट ने बताया सबसे पहली चीज तो कि पूरे दुनिया भर में एयर पोल्यूशन के कारण 66 लाख आप कह सकते हो, 66,70,000 लोगों की मौत हुई है। 66,70,000 लोगों की मौत बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन 2019 के अंदर। और यहां पर इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है, 16,70,000 लोगों की मौत इंडिया के अंदर हुई है बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। जो लोग लंबे समय तक एयर पोल्यूशन के एक्सपोजर में थे, चाहे वो आउटडोर एयर पोल्यूशन हो या इंडोर एयर पोल्यूशन हो, तो उनकी जो मौत हुई है वो 16,70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। और मौत के कारण की वजह स्ट्रोक, हार्ट अटैक, डायबिटीज, लंग कैंसर, क्रॉनिक लंग डिजीज और नियोनेटाल डिजीज हम लोग को देखने को मिली है। अब देखो किसी की मौत जो हुई है वो किसके कारण हुई है, हार्ट अटैक के कारण हुई है, राइट। तो ये जनरली लोग बोलते हैं कि यार उनकी मौत हो गई हार्ट अटैक के कारण, बट ये रिपोर्ट आपको क्या बता रही है, हार्ट अटैक हुआ किस कारण है, एयर पोल्यूशन के कारण हुआ है। तो हम लोग किस चीज को लिंक करेंगे यहां पर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से कि एयर पोल्यूशन जो है उसके चलते वेरियस डिजीज भी होती है, ना ही सिर्फ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ना ही सिर्फ लंग से रिलेटेड डिजीज, बल्कि हार्ट डिजीज भी होती है एयर पोल्यूशन के कारण, और उसके चलते लोगों की मौत होती है। तो इस चीज पर आपको मेनली फोकस करना है, और इस डेटा को थोड़ा सा याद रखना आप कि एयर पोल्यूशन के चलते इंडिया के अंदर 16,70,000 लोगों की मौत 2019 में हुई है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर ये रिपोर्ट जो है गाइस, ये कोलैबोरेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानी कि कोलैबोरेशन के थ्रू ये रिपोर्ट तैयार हुई है। हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन का कोलैबोरेशन था, और यहां पर एक्सपर्ट्स के भी इनपुट्स हम लोग को देखने को मिले थे, जो एक्सपर्ट्स थे यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के, राइट। और ओवरऑल एयर पोल्यूशन जो है गाइस वो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रहा है कि मौत का कारण बन गया है। एयर पोल्यूशन मौत का कारण इंडिया में सबसे ज्यादा है। अगर हम लोग दूसरे हेल्थ रिस्क की अगर बात करें तो उसके कंपैरिजन में सबसे ज्यादा हेल्थ रिस्क जो हो रहा है आज की डेट में वो एयर पोल्यूशन के चलते नजर आ रहा है। और सबसे ज्यादा वल्नरेबल में है छोटे बच्चे, यंगेस्ट इन्फेंट्स, जो न्यूबॉर्न बेबीज हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो इनकी मौत का कारण भी जो है गाइस ये हम लोग को देखने को मिलता है, लो बर्थ वेट और प्री टर्म बर्थ के कारण हम लोग को नजर आता है, देखने को मिलता है इनकी मौत का कारण। और इनकी मौत का कारण है कि उनके जो पेरेंट्स हैं
वो एयर पोल्यूशन के एक्सपोजर में होंगे, स्पेशली मम्मी की अगर हम लोग बात करें, मदर की, तो एयर पोल्यूशन जो है गाइस वो डायरेक्टली ना ही सिर्फ एक इंडिविजुअल की बॉडी को इफेक्ट कर रहा है बल्कि प्रेग्नेंट मदर के लिए भी काफी डेंजरस है, प्लस उनके न्यूबॉर्न बेबी के लिए, राइट, वो भी काफी ज्यादा डेंजरस बताया जा रहा है। तो ये कुछ एनालिसिस है, इस प्रकार से आपको रिपोर्ट की एनालिसिस करनी चाहिए, राइट, जैसा मैंने भी आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं। कभी भी जैसे कि आप लेक्चर से हटकर भी अगर कोई रिपोर्ट वगैरह कभी पढ़ें, कभी देखें, या जनरल स्टडीज के टॉपिक्स में अगर कुछ आपके रिपोर्ट्स वगैरह आ जाती हैं कभी कभी, तो इस तरीके की एनालिसिस करो जिससे कि आप वो मेंस में वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो रिफ्लेक्ट कर सको, ठीक है। और इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पर कैपिटा पोल्यूशन का एक्सपोजर है, इसका मतलब क्या हुआ, सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा एक्सपोजर में हम लोग को नजर आते हैं एयर पोल्यूशन के, राइट। उसके बाद फिर नेपाल, फिर नाइजर हम लोग को देखने को मिलता है। और चैलेंजेस आने वाले समय में इंडिया के लिए क्या क्या है, तो देखो इंडिया ने तो क्लेम किया है कि मतलब पिछले 3 सालों के मुकाबले में हमारा जो एयर पोल्यूशन का लेवल है वो डिक्रीज हो रहा है, कम होता जा रहा है, राइट, डिक्लाइन हो रहा है एवरेज एयर पोल्यूशन का लेवल। और इंडो गैंगेटिक प्लेन में काफी ज्यादा है, यानी कि इस एरिया पर काफी ज्यादा हम लोग को पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन देखने को मिलता है, स्पेशली विंटर के समय पे, सर्दियों के समय पे। और सर्दियों के समय पे क्यों होता है, तो आप याद करो, अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको इस टॉपिक को पढ़ाया हुआ है कि सर्दियों के समय पे हमने एक कॉन्सेप्ट को भी देखा था, आपको याद आ रहा है, इन्वर्जन फैक्टर के बारे में हमने डिस्कस किया था। साथ ही साथ हमने बोला था कि सर्दियों के समय पे वो जो किसान वगैरह जो है वो स्टबल बर्निंग वगैरह करते हैं, और इसी समय पर फिर हम लोग को फेस्टिवल के कारण भी दशहरा दिवाली देखने को मिलता है, तो पोल्यूशन लेवल एकदम हाई हो जाता है। और विंटर में पोल्यूशन लेवल के हाई होने का जो रीजन है वो इन्वर्जन फैक्टर हम लोग को देखने को मिलता है, तो वो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा, पिछले 2-3 दिन के वीडियो पढ़ लो, आपको वो वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के लिए भी और इवन प्रीलिम्स के लिए भी, राइट। इसके अलावा अभी हमने नोटिस किया था कि हमारे यहाँ एयर क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हुआ था, कब नोटिस किया था, लॉकडाउन के समय पर। बट अभी दोबारा से अनलॉक हो गया है, पूरी चीज दोबारा से शुरू हो गई, तो अगेन एयर क्वालिटी जो है वो फिर से खराब हो गई है। काफी सारी सिटीज के अंदर वेरी पुअर कैटेगरी में एयर क्वालिटी चली गई है, राइट, तो ये वाली चीज है। इसके अलावा क्लियर एविडेंस हमको क्या मिल चुका है, जो मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एयर पोल्यूशन की वजह से हार्ट और लंग डिजीज जो है वो बढ़ रही है। तो एयर पोल्यूशन और हार्ट्स और लंग डिजीज का एक डायरेक्ट लिंक हम लोग को नजर आया है, ये चीज हमें बताई गई है। और ये नया एविडेंस इस प्रकार का भी देखने को मिल रहा है कि सबसे ज्यादा रिस्क जो है वो इन्फेंट्स बॉर्न को है, यानी कि न्यूबॉर्न बेबीज को है, सबसे ज्यादा रिस्क साउथ एशिया में और सब सहारन अफ्रीका में। तो ये थी पूरी रिपोर्ट जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कुछ डेटा था जिसको हमने डिस्कस किया डिटेल में। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, इसमें हम लोग नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में बात करेंगे। इस मिशन को इंप्लीमेंट किया गया है डीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा और डीटी डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। साथ ही साथ सीडेक्स सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, तो इनके द्वारा जो है वो इंप्लीमेंट किया है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन को। ये मिशन का फोकस क्या है गाइस, तो हमें इंस्टॉल करना है एक बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड, जिसमें 70 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी से ज्यादा हम लोग को देखने को मिलेंगे, यानी कि 70 हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर्स अलग अलग जगह पर हम लोग उसको स्टैब्लिश करेंगे। और ये जो सुपर कंप्यूटर्स होंगे ये एक नेटवर्क के ऊपर हम लोग को देखने को मिलेंगे, और ये नेटवर्क जो होगा ये नेशनल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड का हम लोग को देखने को मिलेगा, जो कि नेशनल नॉलेज नेटवर्क के ऊपर बेस्ड तैयार किया जाएगा। अब नेशनल नॉलेज नेटवर्क जो है गाइस, ये एक और प्रोग्राम हम लोग को, यानी कि दूसरा प्रोग्राम हम लोग को सरकार का देखने को मिलता है, जिस प्रोग्राम के चलते सरकार एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स, हमारी कंट्री में जो आईआईटीज हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वगैरह हैं, तो इनको हम लोग आपस में कनेक्ट करेंगे, राइट, इस सुपर कंप्यूटर के माध्यम से। जैसे कि एक इंस्टीट्यूट एक लोकेशन पे, दूसरा दूसरी लोकेशन पे, तीसरा तीसरी लोकेशन पे, ऐसे ही लैब्स वगैरह जो होती है हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की लैब्स, आर&डी वाली लैब्स, जहां पर साइंटिस्ट वगैरह जो है वो वेरियस रिसर्च कंडक्ट करते हैं, तो इनको हम लोग आपस में एक साथ जो है वो जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, जिसके चलते जैसे कि एक किसी लैब के अंदर कोई प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, ठीक है। अब ये लैब के अंदर जो प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, ये लैब इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे अपने प्रोजेक्ट को जो है वो रख देगी, और इस प्रोजेक्ट पर जो है वो सभी इंस्टीट्यूट्स वगैरह जो है वो मिलकर काम कर सकेंगे। और ये काम तभी पॉसिबल हो पाएगा जब जो नेटवर्क होगा, यानी कि कम्युनिकेशन का जो नेटवर्क होगा, एकदम हाई स्पीड का हम लोग को नजर आएगा, कि बिना किसी लैग के, बिना किसी स्लो के, यानी कि बिना किसी धीमे चीज के। क्योंकि देखो नॉर्मली भी अगर आप जब YouTube पे देखते हो कोई भी वीडियो, अगर एकदम से YouTube बफर करने लगता है, जैसे पहले हुआ करता था, अभी तो 4G के कारण हम लोग को नहीं देखने को मिलता है, इतना हाई स्पीड हो गया है, पहले हुआ करता था 2G और 3G में बहुत ज्यादा एकदम वीडियो जो है वो चलने से पहले बफर करने लगता था, या फिर कभी आपके आसपास नेटवर्क ना हो, राइट, आप लो नेटवर्क की जगह पर हो, तो उस समय आप YouTube का वीडियो खोलते हो और एकदम बफरिंग नहीं करने लगते, तो कितने गुस्सा आती है, अरे यार मजा नहीं आ रहा। आप अगर जैसे मेरे किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो और एकदम से बफर करने लगे वीडियो, तो आपको दिमाग खराब हो जाएगा, बोलेगा अरे यार ये बफर क्यों कर रहा है, समझ नहीं आ रहा पूरा टॉपिक। तो अब आप सोचो, ऐसे ही साइंटिस्ट और रिसर्चर किसी अगर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट पे अगर वो इनपुट अपना डाल रहे हैं और वो इनपुट डालने में ही उनको बहुत मिनट्स लग जा रहे हैं,
तो कितनी परेशानी होगी, वो प्रोजेक्ट जो है वो पूरा हो नहीं पाएगा और उस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे एरर्स भी आ जाएंगे, राइट। तो ये वाली चीज है, तो ऐसी चीजें ना हो, सभी जो रिसर्च लैब्स वगैरह जो है और इंस्टीट्यूट जो है, एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स, वो मिलकर किसी प्रोजेक्ट पर साथ में मिलकर काम कर सकें और बिना किसी रुकावट के। तो इसको लेकर ये नेशनल नॉलेज नेटवर्क हम लोग को देखने को मिलता है, और ये पॉसिबल किसके कारण है, ये सुपर कंप्यूटर्स के कारण ये चीज पॉसिबल है, और ये हाई स्पीड नेटवर्क के ऊपर बेस्ड हम लोग को नजर आता है। और ये मिशन क्या डेवलप कर रही है, इस मिशन के अंदर एक और चीज इंक्लूडेड है कि ये मिशन हाईली प्रोफेशनल हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग अवेयर ह्यूमन रिसोर्सेज को भी डेवलप कर रही है, जिसके चलते जो भी चैलेंजेस हम लोग को देखने को मिलते हैं, ये सब एप्लीकेशन जो तैयार की जाती हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट्स वगैरह हो गए, राइट, जो भी ये तैयार कर रहे हैं, तो उसमें किसी चीज की कमी नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथली सभी प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होने चाहिए और उसका कार्य जो है वो रुकना नहीं चाहिए। तो ये वाली चीज है, इसके बारे में हम लोग को देखने को मिल रहा है, बताया जा रहा है। अचीवमेंट्स की अगर हम लोग बात करें, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में डायरेक्टली आ सकता है कि पहला सुपर कंप्यूटर जो है गाइस वो इंडिया के अंदर जो असेंबल किया गया था वो था परम शिवाय। परम शिवाय अगर क्वेश्चन आता है क्या है ये, तो याद रखना सुपर कंप्यूटर, और ये इंस्टॉल किया गया है आईआईटी के अंदर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर, और बताया गया है कि इसी प्रकार के और दो सुपर कंप्यूटर्स है, परम शक्ति और परम ब्रह्मा, ये इंस्टॉल किए गए हैं आईआईटी खड़गपुर में और आईसर पुणे में, राइट। और इनमें जो एप्लीकेशंस है वो कौन सी एप्लीकेशन है, वेदर और क्लाइमेट वाली, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स की, बायो इन्फॉर्मेटिक्स की, मटेरियल साइंस की। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो हम लोग को हाईली प्रोफेशनल हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग जो है अवेयर ह्यूमन रिसोर्सेज, तो ये कौन से चैलेंजेस को मीट करने का काम करेंगी, जो हम लोग एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं। और एप्लीकेशन किस टाइप की, इसी टाइप की और भी काफी सारी एप्लीकेशन जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जैसे कि वेदर का डेटा पता लगाना और ये सब, क्योंकि ये सब चीजों की जो प्रोसेसिंग होती है वो एक सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि ये सब जो एप्लीकेशन जो ऑपरेट करती हैं, उस एप्लीकेशन के ऑपरेशन के लिए सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। तो ये जो सुपर कंप्यूटर्स हैं, ये इस प्रकार के एप्लीकेशंस डेवलप करने में मदद करते हैं और इस एप्लीकेशन को रन करने में मदद करते हैं, राइट। तो ये वाली चीज है, इसके एक आपको आइडिया होना चाहिए। और इंडिया ने डेवलप किया है इंडिजीनियस सर्वर, हमारा खुद का एक हम लोग ने सर्वर भी डेवलप किया है जिसका नाम है रुद्र, राइट। और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग जो है गाइस, तो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको मीट करने में ये मदद करता है, क्योंकि एक हाई स्पीड हमारा खुद का एक तो सर्वर भी है, ये वाला रुद्र सर्वर, और हाई स्पीड नेटवर्क के ऊपर ये सर्वर ऑपरेट करता है, राइट। और पहली बार ऐसा सर्वर सिस्टम इंडिया के अंदर बनाया गया है, और इसका जो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर स्टैक जो है वो डेवलप किया है CDEC के द्वारा, जिसके बारे में अभी अपन ने बात करी थी, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में। सिर्फ इतनी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए, इससे ज्यादा डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बात हो रही है ओसिरिस रेक्स मिशन के बारे में और एस्टेरॉइड बेनू के बारे में। तो इस टॉपिक को मैं आप लोगों को हालांकि कई बार पढ़ा चुका हूं, अभी ये टॉपिक अपने लिए इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि अभी 20 अक्टूबर को नासा का ये जो मिशन है ओसिरिस रेक्स मिशन, इसके तहत इन्होंने जो स्पेसक्राफ्ट भेजा था एस्टेरॉइड बेनू में, ये स्पेसक्राफ्ट जो है ये पहुंच गया है एस्टेरॉइड बेनू में और इसने टच कर लिया है एस्टेरॉइड बेनू को। बहुत ही जल्दी ये एस्टेरॉइड बेनू से सैंपल कलेक्ट करेगा डस्ट और पेबल्स के, यानी कि इसके ऊपर एक्चुअली में ये ऊपर वाले एरिया के सैंपल को कलेक्ट नहीं करेगा, ये सरफेस के एरिया को सैंपल नहीं कलेक्ट करेगा, यहां पर ये एक ब्लास्ट करेगा तो ये इसके नीचे का जो एरिया है ना, यानी कि नीचे की जो मिट्टी होगी इसकी वो नीचे आ जाएगी, क्योंकि हमें मेनली काम किससे है, नीचे की मिट्टी से, ऊपर की मिट्टी से नहीं है। क्योंकि देखो ये एक एस्टेरॉइड है, अब ये सालों से है, अब सालों से इसके ऊपर ऑब्वियस ही बात है कि स्पेस की डस्ट वगैरह, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह इसके ऊपर आके बिखर गए होंगे। जैसे कि अगर आप घर में झाड़ू नहीं करोगे तो थोड़े समय तक धूल लग जाती है ना घर में, अपन झाड़ू करते हैं तो धूल जो है वो हट जाती है, फर्श जो है हम लोग को मिल जाता है। तो वैसे ही जो मेन चीज है जो हमें चाहिए वो फर्श है, ठीक है। अब ये फर्श हमें कब मिलेगी, जब हम इस धूल को हटाएंगे। और ये जो मिशन है ओसिरिस रेक्स मिशन, इसके तहत जो ये स्पेसक्राफ्ट है यहाँ पर एक बॉम्ब प्लांट करेगा और फिर ब्लास्ट करेगा। ब्लास्ट के बाद फिर नीचे की जो परत हम लोग को देखने को मिलेगी जो कि हमारे लिए काम की है, वो परत इसको मिल जाएगी और ये इस परत को कलेक्ट करके जो है वो हमारे पास लेकर आएगा, राइट। और 2023 तक ये धरती में हमें पहुंचा देगा ये इसके सैंपल्स वगैरह। तो हमारे साइंटिस्ट और रिसर्चर धरती के जो है, स्पेशली नासा के, क्योंकि नासा का ये मिशन है, तो नासा के साइंटिस्ट रिसर्चर इसकी स्टडी करेंगे इस सैंपल की, और फिर वो बताएंगे कि लाइफ का ओरिजिन जो है, यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो लाइफ है, जीवन है, उसका ओरिजिन कैसे शुरू हुआ है। तो उसकी स्टडी में ये काफी ज्यादा मदद करेगा। वो लाइफ के ओरिजिन के बारे में मैं थोड़ी देर से बताऊंगा जब अपन एस्टेरॉइड बेनू को पढ़ेंगे। अभी पहले देख लेते हैं ओसिरिस रेक्स मिशन के बारे में कुछ बेसिक और चीजें। देखो ओसिरिस रेक्स मिशन का फुल फॉर्म है ओरिजिन्स स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगुलेट एक्सप्लोरर। तो ये इसका फुल फॉर्म हम लोग को देखने को मिलता है। नासा का पहला मिशन है, ये मिशन के तहत सैंपल जो है वो कलेक्ट करके ये वापस लेकर आएगा स्पेसक्राफ्ट, जो मैंने भी आपको समझा ही दिया, एस्टेरॉइड बेनू से।
और ये मिशन लॉन्च हुआ था 2016 में और 2023 तक ये वापस धरती में इसके आने की उम्मीद है। एस्ट्रॉइड बेनू की बात करें तो ये एस्ट्रॉइड गाइस डिस्कवर किया गया था नासा की एक टीम के द्वारा 1999 में हम लोग को देखने को मिला था। और साइंटिस्ट का मानना यह है कि ये एस्ट्रॉइड बना है 10 मिलियन साल के समय पर, यानी कि जब जब सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ था, यानी कि इस पूरे सोलर सिस्टम जब बना था, तो उस सोलर सिस्टम के बनने के 10 मिलियन के पहले 10 मिलियन में या 10 मिलियन के आसपास जो है ये बन गया था एस्ट्रॉइड, राइट। तो यानी कि ये स्टार्टिंग पीरियड का एस्ट्रॉइड है, रफली 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना ये एस्ट्रॉइड हम लोग, यानी कि उसी के आसपास के समय का ये एस्ट्रॉइड हम लोग को देखने को मिल रहा है। यानी कि नया नया जब जीवन शुरू हुआ था तो उस समय ये एस्ट्रॉइड एग्जिस्ट कर गया था। और इस एस्ट्रॉइड की सबसे बेहतरीन चीज है कि इस एस्ट्रॉइड में लाइफ की संभावना है, यानी कि इस एस्ट्रॉइड के अंदर हम लोग को कार्बन कंटेंट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अब ये कार्बन कंटेंट गाइस पता कैसे लगाया साइंटिस्ट रिसर्चर ने, तो उस ये वाली एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको जानना है। देखो, सूर्य की जो किरण आती है ना, सूर्य की किरण जो है वो धरती पे हम लोग को देखने को मिलती है। जब ये धरती पे सूर्य की किरण आती है तो ये किरण आकर रिफ्लेक्ट कर जाती है किरण, ठीक है, वापस हम लोग को देखने को मिलती है, आकर जाती है। बट ये किरण जो होती है गाइस, तो इसमें बहुत सारा जो एनर्जी जो होती है वो कंज्यूम की जाती है प्लांट्स वगैरह के द्वारा, ह्यूमन बींग्स के द्वारा, तो हम लोग ये एनर्जी जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं, राइट। और रिफ्लेक्शन जो है वो उसका थोड़ा सा कम जाता है। तो यहां पर यही चीज है, जैसे धरती में रिफ्लेक्शन, जो धरती के हम लोग को देखते हैं कि धरती में जो लाइट जो है, सूर्य की किरण जब आती है तो ये जब रिफ्लेक्ट होती है वो 30% ही इसका रिफ्लेक्शन वापस जाता है, हमें देखने को मिलता है। बट यहां पर सिर्फ 4% ही जा रहा है। अब धरती के अंदर क्या है, धरती के अंदर प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, लाइफ हम लोग को देखने को मिल रही है। लाइफ यानी कि कार्बन, क्योंकि कार्बन जो जहां पर भी हम लोग को देखने को मिलता है वहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, और लाइफ जहां पर है वहां पर कार्बन होता है। अब यहां पर हम लोग को हाई कार्बन कंटेंट देखने को मिल रहा है, और उसके बारे में इसलिए ऐसे पता लगा कि यहां पर लाइट गई थी और लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट पूरी नहीं हुई है, सिर्फ 4% लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हुई, यानी कि यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन कंटेंट है। तो कार्बन कंटेंट यानी कि लाइफ का होना, पुराने समय पर कहीं ना कहीं यहां पर लाइफ एग्जिस्ट हुआ करती थी, तो इसलिए यहां पर कार्बन कंटेंट है। तो इससे हम लोग ये पता लगाएंगे कि यार ये एस्टेरॉइड में लाइफ होने की क्या वजह थी, लाइफ के शुरू होने की क्या वजह थी, कि इस धरती पर जो या फिर इस पूरे ब्रह्मांड में जो हम लोग को लाइफ देखने को मिलती है ना, लाइफ कैसे आई है, कैसे ओरिजिन हुआ है इस लाइफ का, राइट, इस जीवन का। तो उसका पता लगाएंगे साइंटिस्ट और रिसर्चर इसकी स्टडी करते हुए, इसके मटेरियल की, इसके सैंपल्स की स्टडी करते हुए। तो ये चीजें सिर्फ जितनी आपको लोग को जाननी है, इससे ज्यादा और जानने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ इतना ही ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट। अच्छा हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगली सेंचुरी में, यानी कि अगले 100 साल में 2175 से लेकर 2199 के बीच में बताया जा रहा है ये हमारी धरती से टकरा सकता है एस्टेरॉइड। तो ये नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है, राइट, तो ये धरती से इसके टकराने की संभावना काफी ज्यादा है। तो ये वाली चीज भी एक है जिसके चलते हम लोग इस एस्टेरॉइड को स्टडी कर रहे हैं, राइट, और इसका मटेरियल ले लेंगे, और हो सकता है कि आगे चल के हम लोग इस एस्टेरॉइड को ब्लास्ट वगैरह भी कर दें, क्योंकि एस्टेरॉइड ब्लास्ट करने के भी हम लोग को मिशंस देखने को मिल रहे हैं ऑलरेडी नासा के और इवन ESA के, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के, राइट। तो ये सब मिशन जो है वो हम लोग इस तरह के भी इस पर काम कर रहे हैं, और 2-1 मिशन तो अभी हम लोगों ने लॉन्च भी किया है। कौन से मिशन हमने लॉन्च किया है, तो एक हम लोग को एस्टेरॉइड देखने को मिलता है वो भी, और ये ट्विन एस्टेरॉइड है। उस एस्टेरॉइड का नाम क्या है, डिडी मून और डिडी मॉस। तो इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ये जो डार्ट मिशन हम लोग को देखने को मिलता है नासा का, उसी के तहत इस एस्टेरॉइड को नासा जो है वो ब्लास्ट कर रहा है, राइट। तो उस पर भी इसके काम जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में हालांकि अपन पढ़ेंगे, आने वाले समय में आ ही जाएगा ये डीडी मून और डीडी मॉस वाला टॉपिक कुछ समय के बाद, क्योंकि आते ही ऐसे ये सब जो टॉपिक्स होते हैं वो रिपीट होते हैं, राइट। तो हालांकि मैं पहले भी पढ़ा चुका, बट अभी के लिए आज का जो टॉपिक है ये सिर्फ आप इतना बस ध्यान में रखो। बाद में जब डीडी मॉस या डीडी मून न्यूज में आता है या डार्ट मिशन न्यूज में आता है तो मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से, ठीक है। तो ये चीज थी। अब यहां पर बात हो रही है अपोजिशन फिनोमिना के बारे में। अपोजिशन फिनोमिना क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। ये एक ऐसा इवेंट होता है जब सन, अर्थ और एक आउटर प्लैनेट ये एक ही लाइन में होते हैं। ये देखो, सन, अर्थ और ये आउटर प्लैनेट ये एक ही लाइन में होते हैं। अच्छा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ, आउटर प्लैनेट और इनर प्लैनेट कौन से होते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से शायद 6th क्लास की NCERT का ये क्वेश्चन है। तो जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स पे प्लैनेट्स के नाम लिख कर बताओ कि कौन से आउटर प्लैनेट है, कौन से इनर प्लैनेट है, और आउटर प्लैनेट को आउटर क्यों कहा जाता है और इनर को इनर क्यों कहा जाता है। बहुत ही इजी टिपिकल क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, ये हालांकि आपको पता लग ही गया होगा। इसका आंसर बहुत ही इजी आंसर है इसका, राइट। बट फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए अच्छे से, और NCERT से कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते हैं, क्लियर होते हैं, इसलिए बार बार कहता हूं NCERT पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो, एक ऐसा पॉइंट जब आता है जब सन, अर्थ और एक आउटर प्लैनेट इस प्रकार से एक ही लाइन में जब हम लोग को नजर आते हैं तो उसको अपोजिशन फिनोमेना कहा जाता है। अभी 13 अक्टूबर को हम लोग को मार्स देखने को मिला कि मार्स जो है वो आउटर प्लैनेट के तौर पर धरती के नजदीक हम लोग को नजर आया है, देखने को मिला है, राइट। और जो टाइम होता है अपोजिशन का, ये एक ऐसा पॉइंट होता है जब आउटर प्लैनेट बहुत ही क्लोज नजर आता है धरती के। देखो, आउटर प्लैनेट है, ये धरती के नजदीक क्लोज हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं
अपोजिशन फेनोमेना, ठीक है। अब ये धरती के नजदीक होता है तो इसलिए हम लोग धरती से इसको आसानी से आसमान में देख सकते हैं, ये दिखाई देता है आसानी से, राइट। अब मैंने आपको ये वाला कॉन्सेप्ट इसलिए पहले एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि ऊपर वाली अगर लाइन आप न्यूज में पढ़ते तो आपके माइंड में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो, उसके बाद फिर कंफ्यूजन वाली चीज देखेंगे तो अपन को कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या लिखा है यहां पर, मार्स जो है वो तीसरा सबसे चमकदार ऑब्जेक्ट जो है वो मून और वीनस के बाद हम लोग को देखने को मिल रहा है धरती पे, यानी कि सबसे चमकदार ऑब्जेक्ट जो है वो मार्स नजर आ रहा है मून और वीनस के बाद। अब यहां पर कंफ्यूजन क्या हो जाता, अगर मैं आपको पहले स्टार्टिंग में ये वाली चीज पढ़ा था तो आपको लगता है कि मार्स जो है वो सबसे चमकदार ऑब्जेक्ट है, बट मैंने आपको क्या एक्सप्लेन कर दिया, धरती से जो है वो मार्स हमें नजदीक दिखाई दे रहा है। तो कॉमन लॉजिक वाली चीज है, अब जब धरती से हमें मार्स हमारे नजदीक में है धरती के, तो ऑब्वियस बात है कि हम धरती से मार्स को देख पा रहे हैं, तो इसीलिए वो हमें चमकदार नजर आ रहा है। वो खुद ब खुद जो है वो चमकदार नहीं बन गया, उसके चमकदार बनने की प्रॉपर्टी है वो हमारे थोड़े नजदीक आ गया धरती से, राइट। जैसे कि वीनस और अर्थ हम लोग को सॉरी वीनस और मून हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो उसको वो हमें विजिबल नजर आते हैं, राइट। तो इसीलिए हम उसके ब्राइट बोलते हैं कि हाँ हमें दिखाई दे रहा है वो। वैसे ही अभी मार्स हमें दिखाई दिया है, पहले हमें जुपिटर दिखाई देता था बट अभी हमें मार्स दिखाई दिया है। और इस प्रकार का जो फिनोमेना होता है ना, ये इस टाइप का जो फिनोमेना, जब एक ही लाइन पे हम लोग को प्लैनेट्स नजर आते हैं, सन, अर्थ और एक आउटर प्लैनेट नजर आता है, तो ये जो फिनोमेना होता है वो हर 26 महीने में सामने आता है। 2 साल 2 महीने में ही हम लोग को देखने को मिलता है, टोटल 26 महीने में नजर आता है, ठीक है, इस प्रकार का इवेंट। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया ये वाली चीज, ये वाली चीज याद रखना, आखिरी वाली चीज ये इंपॉर्टेंट है, धरती के नजदीक आ जाते हैं और ये वाला फोटो याद रखना बस, ठीक है। तो ये था पूरा टॉपिक। अब MACS 6478, कभी कभी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ये क्या है, तो गेहूं की वैरायटी है, याद रखिएगा, राइट। और जो कि फार्मर्स की काफी मदद कर रही है, क्योंकि फार्मर्स की जो ईल्ड है वो काफी बढ़ गई है, राइट। प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ गया है इसके कारण, यानी कि फार्मर जो बीज डालते थे पहले जो है फार्मर्स को 25 से 30 कुंटल एक हेक्टेयर में मिलता था गेहूं, अब 45 से 60 कुंटल एक हेक्टेयर में मिल रहा है, इसके कारण, इस बीट की वैरायटी के कारण, MACS 6478 के कारण। इससे फार्मर्स की इनकम भी बढ़ गई है, राइट, क्योंकि ज्यादा उनका प्रोडक्शन हुआ है गेहूं का। नई वैरायटी है गेहूं की, व्हीट की, हम लोग को देखने को मिल रही है, रिसेंटली न्यूज में थी, फार्मर्स की इसने मदद करी है, महाराष्ट्र के गांव में डबल कर दी है उनकी ईल्ड को, उनकी जो उपज है उसको दोगुना इसने कर दिया है, राइट। और इसको डेवलप किया है जो साइंटिस्ट अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। और ये जो इंस्टीट्यूट है ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है DST का, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और इसको हाई ईल्डिंग एवेस्टियम के नाम से भी जाना जा रहा है, याद रखिएगा ये वाली चीज, हाई ईल्डिंग एवेस्टियम इसके नाम से भी जाना जा रहा है। कितने दिन में ये मैच्योर हो रहा है, 110 दिन में मैच्योर हो रहा है। और यहाँ पर जो रेसेस लीफ के और स्टेम रस्ट के हम लोग को देखने को मिलते हैं वो इसमें पाए नहीं जाएंगे, यानी कि फार्मर्स वगैरह को एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स वगैरह भी इसमें अलग से डालने की आवश्यकता नहीं होगी। तो काफी अच्छी वैरायटी है ये, राइट, जिसमें मदद मिल रही है। बेटा आपको यहाँ पर ये याद रखना, थोड़ा सा प्रीलिम्स में ये वाली चीज आ जाती है कभी कभी डायरेक्टली। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ये बायो फोर्टिफिकेशन का। 17 रिसेंटली डेवलप्ड बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज 8 क्रॉप्स की हम लोग को नजर आ रही है। और ये जो क्रॉप्स है गाइस, ये इसमें 3 गुना ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू है, राइट, यानी कि ऐसे क्रॉप्स हैं जिसमें हमने न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो ऐड की हुई है। और कौन सी न्यूट्रिशन वैल्यू, प्रोविटामिन ए, कैरोटिनॉइड्स, जिंक, आयरन, राइट। तो ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। बायोफोर्टिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू फूड क्रॉप की जो है वो इंक्रीज कर दी जाती है, इंक्रीज कर दिया जाता है उस प्लांट के अंदर, यानी कि उस क्रॉप के अंदर विटामिन और मिनरल्स को, राइट। और ये कैसे पॉसिबल हो पाता है, कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू या एग्रोनॉमिक्स पार्टिकल्स या बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। तो ये है क्या, मैं आपको पहले बताता हूं आपको। तो देखो गाइस, क्रॉप फोर्टिफिकेशन अलग होता है और क्रॉप बायो फोर्टिफिकेशन अलग होता है। इसको फोर्टिफिकेशन के साथ लिंक मत करना, मैंने आपको पहले फोर्टिफिकेशन के बारे में पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, तो इसको आप उससे लिंक मत करना, उसके बीच का क्या डिफरेंस है मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझा दूंगा। यहां पर क्या करते हैं हम लोग गाइस, तो ये पहले तो वैरायटीज आइडेंटिफाई की जाती है, जैसे कि एक क्रॉप है, ठीक है, एक क्रॉप जो है ये हम लोग को देखने को मिल रहा है नॉर्मल क्रॉप है, ठीक है। अब इसमें एक कोई ऐसा क्रॉप है जिसमें विटामिन और मिनरल्स काफी ज्यादा है, तो यहां पर क्या किया जाता है, ऐसे क्रॉप्स को ब्रीड करा दिया जाता है। इनकी ब्रीडिंग हम लोग को देखने को मिलती है कन्वेंशनल सोर्स के थ्रू, तो इनकी आराम से ब्रीडिंग जो है वो हो जाती है। आपने पढ़ा भी होगा ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग जो है वो प्लांट्स वगैरह की किस प्रकार से हम लोग को देखने को मिलती होती है। तो ये प्लांट्स की क्रॉस ब्रीडिंग करा देते हैं, और क्रॉस ब्रीडिंग करवाने के बाद जो इसका जो प्रोडक्ट निकलता है, राइट, तो वो हम लोग को देखने को मिलता है कि इसमें मिनरल्स और विटामिन की क्वांटिटी जो है वो ज्यादा मात्रा में आ जाती है। और एग्रोनॉमिक बायोफोर्टिफिकेशन में क्या होता है कि किसान क्या करते हैं, किसान जो है पहले तो इन्होंने प्लांट ये लगा दिया, क्रॉप जो है वो लगा दिया, बीज लगा दिया इसका, ठीक है। उसके बाद जब ये ग्रो कर रहा होता है तो उस बीज ये सॉइल में वेरियस मिनरल्स वगैरह जो है वो ऐड करते हैं, राइट।
जैसे कि जिंक हो गया, आयरन हो गया, तो ये मिनरल्स वो सॉइल में ऐड करते हैं, जिससे कि प्लांट जो है वो सॉइल से उस मिनरल को कंज्यूम कर ले। और अब जब प्लांट उस मिनरल को कंज्यूम करेगा तो ऑब्वियसली बात है वो जो क्रॉप होगा उसके अंदर मिनरल्स आ जाएंगे, राइट। तो इस पर्टिकुलर चीज के चलते हम लोग क्या करते हैं कि जो भी फसल जब निकलती है तो वो फसल की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है वो काफी हाई हो जाती है। यानी कि अगर एक इंडिविजुअल इस फसल को कंज्यूम करेंगे, जैसे कि इस क्रॉप को कंज्यूम करेंगे, तो इस क्रॉप की जो ओरिजिनल जो मतलब हम लोग को देखने को मिला था कि जो वैल्यू थी, राइट, बॉडी के लिए, तो वो काफी बढ़ जाएगी। इसमें एक्स्ट्रा हम लोगों ने मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स जो है वो ऐड किए हुए हैं, राइट। तो इस तरीके की प्रोसेस जो होती है उसको बायोफोर्टिफिकेशन बोला जाता है। सिंपल सी याद रखना, बायोफोर्टिफिकेशन यानी कि हम लोग इसको अलग से ऐड नहीं करते हैं, ऐसी चीज हम लोग करते हैं, यानी कि अलग से मतलब फूड प्रोसेसिंग के थ्रू ऐड नहीं करते हैं, राइट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये क्रॉप के प्लांटेशन के पीरियड में ही जो है वो हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं, पूरी चीजों को, न्यूट्रिशंस को ऐड कर देते हैं, राइट। बट फोर्टिफिकेशन में क्या होता है, फोर्टिफिकेशन में हम लोग अलग से फूड प्रोसेसिंग के समय पर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं। जैसे गेहूं है, ठीक है, आप मान के चलो गेहूं है या चावल है, तो उसका जब हम लोग आटा बनाते हैं ना, तो आटा बनाते समय उसमें हम लोग ऐड कर देते हैं, राइट। तो आपने जैसे सुना होगा वो हम लोग को आजकल वो देखने को नहीं मिलता, मल्टी सीरियल्स वाले गेहूं वगैरह हम लोग को नजर आते हैं। मल्टी सीरियल होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा मुझे। ऐसी वैरायटी हम लोग को देखने को मिलती है जिसमें बहुत सारी चीजें जो होती है वो उसमें होती है, गेहूं वगैरह जो होता है उसमें एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर दी जाती है, क्या बोलते हैं यार उसको, मल्टीग्रेन रोटी वगैरह नहीं बोलते हम लोग, मल्टीग्रेन रोटी। तो उसमें बहुत सारे ग्रेन्स वगैरह डाल दिए जाते हैं, जिससे कि जब वो कोई इंडिविजुअल उसको कंज्यूम करे तो उसकी न्यूट्रिशनल मतलब बहुत सारे न्यूट्रिशन उसकी बॉडी में आए, हेल्दी एक इंडिविजुअल हो, ठीक है। तो उसको मल्टीग्रेन आटा हम लोग बोलते हैं, आजकल बहुत चल रहा है ना ये वाली चीज। तो ये सब चीजें फूड प्रोसेसिंग में होती है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स फूड प्रोसेसिंग के समय पर डाले जाते हैं, राइट। बट बायोफोर्टिफिकेशन में ये बेसिकली स्टार्टिंग में जब क्रॉप जब ग्रो हो रहा होता है उसी समय उसमें डाले जाते हैं, या तो सॉइल में डाल दिया जाता है या फिर उसकी कन्वेंशनल उसकी ब्रीडिंग करवाई जाती है। तो इस प्रोसेस के थ्रू ये चीज होती है। तो बायोफोर्टिफिकेशन याद रखना अलग से नहीं किया जाता, जब प्लांट ग्रो हो रहा होता है उसी समय उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दिए जाते हैं। सिंपल सी चीज है, इसका आपको एक आइडिया होना चाहिए। और ये अपना आज का लास्ट टॉपिक था। और आज आपके 3 होमवर्क जो है जिनको आपको पढ़ना है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, स्टार टॉपिक अब मैं इसको बोल रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक लगातार न्यूज में है, 3-4 बार आ चुका है न्यूज में। ये टॉपिक अच्छे से कर लो, रट लो, पढ़ लो, क्योंकि जो भी रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं उनसे रिलेटेड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। 6 अगस्त 2020 के लेक्चर में आप जाइएगा, ये टॉपिक आपको मिल जाएगा, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके अलावा स्टेट इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इस टॉपिक को आपको लक्ष्मीकांत पॉलिटी की बुक से पढ़ना, ये लेक्चर से मत पढ़ना, लक्ष्मीकांत से पढ़ लो, वो ठीक रहेगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। वैसे मैंने स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ चीजें पढ़ाई हुई है, बट लक्ष्मीकांत में इन डेप्थ आप अच्छे से पढ़ लोगे पूरा, जनरल स्टडीज का क्योंकि ये टॉपिक है, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत से आप पढ़ना है इसको। इसके अलावा सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में आप थोड़ा सा एक आइडिया ले लेना, पढ़ लेना, कुछ प्लेलिस्ट वगैरह आप यूट्यूब में कुछ वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे, वो देख लेना आप, तो कि जिससे कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था उसके एक आपको बेसिक आइडिया मिल जाए, या फिर बुक्स वगैरह से पढ़ लेना थोड़ा, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, और सिर्फ पढ़ने नहीं है, इनसे रिलेटेड आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं अपने पास। और अगर आप ऐसे नोट्स बना लेते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, इसके अलावा एक मेंस का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, खाद्य सुरक्षा से क्या समझते हैं, यह भारत जैसे देश के लिए क्यों आवश्यक है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फूड सिक्योरिटी, व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया? ये 150 वर्ड में इस क्वेश्चन को आपको आंसर करना है, और आप आंसर करेंगे अपने पास, अपने पेपर में लिखेंगे इस आंसर को, और लिखने के बाद इसकी फोटो खींचकर आप करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा नाम का एक टेलीग्राम का चैनल है, इसको आप ज्वाइन कीजिएगा। इस चैनल को आप ज्वाइन करेंगे तो यहां पर आपको एक डिस्कशन ग्रुप मिल जाएगा, चैट लाइक ब्यूरोक्रेट्स उस डिस्कशन ग्रुप का नाम है। वहां पर फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसर्स आप ही की तरह वहां पर भी आपका वेट कर रहे हैं, यानी कि काफी सारे एस्पिरेंट्स वहां पर मौजूद हैं और जो कि फ्यूचर ऑफिसर्स हैं। तो वो आप वहां पर पोस्ट करेंगे अपने आंसर को, तो वो आपके आंसर को रिव्यू करेंगे, आप भी उनके आंसर को पढ़िएगा। तो इस प्रकार की हेल्दी प्रैक्टिस जो है वो यहाँ पर इस ग्रुप में आपको मिलती है, चलती है। तो आप ऐसी क्योंकि ये एक अच्छी हेल्दी ग्रुप स्टडी यहाँ पर होती है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपने आंसर पोस्ट कर सकते हैं, दूसरे के आंसर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज यहाँ पर चल रही है। और बाकी मंथली पीडीएफ पैकेज के बारे में आपको ऑलरेडी पूरा स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया हुआ है। और जैन से जुलाई 2020 की अगर आपको मैगजीन चाहिए तो 7 महीने की ये मैगजीन है पूरी, और इसकी टोटल जो कॉस्ट है वो 300 रुपए है सिर्फ। इसके बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको एक वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को देखकर आप इस कोर्स को भी परचेस कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और लाइक का बटन जरूर हिट कीजिएगा, और शेयर जरूर कर दीजिएगा गाइस आप। और चलो अब अपन मिलेंगे मंडे को। कल जो है वो संडे है, और कल आपका रिवीजन डे है, एक कंपाइलेशन लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और कल अगर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज वगैरह लगती है संडे वाले दिन पे तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी कल पूरा आपका रिवीजन डे, आप पूरी पुरानी चीजें आप रिवाइज करो। अब अपन मिलेंगे डायरेक्टली मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।